हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 15 जनवरी से आपका एग्जाम जो है वो लेवल का वो स्टार्ट होने वाला है। और हम लोग उसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वेब डिजाइनिंग के, पाइथन के और आईओटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिसमें हमने वेब डिजाइनिंग के करीब करीब अभी तक 15 या 16 वीडियोज अपलोड कर दी हैं। और ये जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है बच्चों, ये 100 एमसीक्यूज की होने वाली है। और मजे की बात यह है कि इस 100 एमसीक्यूज में हमने आपके लगभग लगभग हर कॉन्सेप्ट को टच करने का प्रयास किया है। मतलब मैंने 20 क्वेश्चन एचटीएमएल के लिए रखे हैं बच्चों, 20 क्वेश्चन आपके सीएसएस के मिलेंगे आपको, और उसके बाद 20 क्वेश्चन आपको W3 सीएसएस के मिलेंगे। उसके बाद फिर अगले 20 क्वेश्चन आपको जावास्क्रिप्ट के मिलेंगे, फिर 20 क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे, एंगुलर जेएस के मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये बात आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखनी है कि हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे तो 100 क्वेश्चन 5 टॉपिक से होंगे और 5 चैप्टर से होंगे। ठीक है ना। एडोब फोटोशॉप की बहुत सारी वीडियोस हमने आपको बना रखी हैं एमसीक्यूज की, आप उसको जाकर के एक बार जरूर देखें। और अभी तक आपको नहीं पता है कि एमसीक्यूज हम लोग लगातार डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और हमने करीब करीब 400-500 सवाल अभी तक करा दिए हैं। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। एचटीएमएल के 20 सवाल पहले मिलेंगे, फिर सीएसएस, फिर W3 सीएसएस, फिर जेएस, उसके बाद एंगुलर जेएस। सबसे पहला सवाल बच्चों हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। और एंकर टैग के साथ हमारे साथ कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है, एचआरईएफ एट्रीब्यूट यूज होता है। उसके बाद इसमें एक एट्रीब्यूट और बहुत फेमस है, और उस एट्रीब्यूट को हम लोग बोलते हैं टारगेट एट्रीब्यूट। ठीक है ना। पूछा जाए बताओ टारगेट एट्रीब्यूट की कितनी वैल्यू होती है, तो बच्चों टारगेट एट्रीब्यूट की 4 वैल्यूज होती हैं, ब्लैंक, टॉप, सेल्फ और पेरेंट। जिसमें से ब्लैंक से क्या होती है, नई विंडो पर हमारी स्क्रीन खुल जाती है, और सेल्फ उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। बात समझ में आ गई ना। लिंक टैग आपको दिख रहा है, लिंक टैग का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, लिंक टैग का इस्तेमाल हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस के लिए करते हैं। ठीक है ना। ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन एन एक्सटर्नल स्टाइल सीट, सॉरी इंटरनल स्टाइल सीट। ठीक है ना। एक्सटर्नल के लिए लिंक टैग का इस्तेमाल करेंगे, हमने आपको बता दिया। फिर इंटरनल के लिए किसका होगा, तो सर जी इंटरनल के लिए होता है स्टाइल टैग का। और स्टाइल टैग कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, स्टाइल टैग आपका हेड में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सर जी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम लोग जावा स्क्रिप्ट के लिए करते हैं। और ये भी कहाँ यूज होगा, ये भी भैया आपके हेड सेक्शन में ही यूज होता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो ये आपकी हो जाती है स्टैटिक। हाँ सर, कितनी वैल्यूज टोटल होती हैं, तो बच्चों होती है टोटल 5 वैल्यूज। 4 वैल्यूज आपको यहाँ पर दी गई हैं, 5वीं मैं ऐड कर देता हूँ, आपकी 5वीं वैल्यू हो जाती है स्टिकी। क्या हो जाएगी, स्टिकी आपकी 5वीं वैल्यू हो जाएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स फॉर लिंकिंग एंड एक्सटर्नल सीएसएस फाइल। अभी बताया ना, एक्सटर्नल सीएसएस फाइल के लिए क्या करेंगे, लिंक टैग कहीं दिख रहा है, बस यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। लिंक के साथ क्या लगाएंगे, रिलेशन, और रिलेशन में दे देंगे हम लोग स्टाइल सीट, और उसके बाद यहाँ पर एचआरईएफ देंगे। एचआरईएफ में आपकी सीएसएस की फाइल, जो कि किस एक्सटेंशन से सेव होगी बच्चों, जो कि डॉट सीएसएस एक्सटेंशन से सेव होती है। ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट। इनमें से बताइए फॉर्म एलिमेंट कौन सा नहीं है, तो भैया इनपुट होता है, हाँ जी सर, टेक्स्ट एरिया होता है फॉर्म, तो फॉर्म है ही। ठीक। टेक्स्ट बॉक्स आपका क्या है, ये आपके फॉर्म एलिमेंट का हिस्सा नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ टेबल। एक टेबल को डिस्प्ले करने के लिए किस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो भैया हम उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे। टेबल टैग के साथ हमने आपको बताया था 6 एलिमेंट यूज होते हैं। पहला आपका टीएच हो गया, दूसरा टीआर हो गया, तीसरा टीडी हो गया, ठीक है ना, चौथा टी हेड हो गया, उसके बाद टी बॉडी हो जाता है, टी फुट हो जाता है, फिर उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपको याद रखना है वो भैया क्या हो जाता है, कैप्शन। ठीक है ना। ये 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो टेबल के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा हाउ कैन यू इंसर्ट एन इमेज इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में इमेज को इंसर्ट करना है तो हम लोग लगाते हैं आईएमजी टैग। कौन सा टैग लगाएंगे, आईएमजी। कहाँ है आईएमजी, ए में है और डी में है, इसका मतलब बी गलत हो गया और सी गलत हो गया। अच्छा, इमेज के साथ कौन सा एट्रीब्यूट लगेगा, एसआरसी एट्रीब्यूट लगता है। ठीक है। और कौन सा एट्रीब्यूट लगता है, एएलटी एट्रीब्यूट लगता है अल्टरनेट मैसेज को लिखने के लिए। तो एसआरसी कहाँ है, एसआरसी ऑप्शन नंबर ए में है, यहाँ एचआरईएफ दिया है, गलत हो जाएगा।
तो 7वें सवाल का आंसर नंबर ए क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अल्ट भी याद रखिएगा, अल्टरनेट मैसेज लिखना है आपको इमेज में, जब आपकी इमेज ना शो हो तो कोई मैसेज आए तो ALT एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, कह रहा है विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। लिस्ट ऑफ आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग किस टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो भैया जी उसके लिए हम लोग किस टैग का इस्तेमाल करेंगे, फटाक से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 का भैया OL बिल्कुल सही है, लिस्ट के आइटम को लिखने के लिए, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, UL बिल्कुल अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और LI लिस्ट के आइटम को लिखने के लिए किया ही जाता है। मतलब तीन के तीनों यूज किए जाते हैं किसके लिए, लिस्ट ऑफ आइटम्स को लिखने के लिए। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेनू। ड्रॉप डाउन मेनू को बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और सेलेक्ट के साथ भी कौन सा टैग लगता है, तो याद रखिएगा सेलेक्ट के साथ भी बच्चों हम लोग लगाते हैं ऑप्शन टैग। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। अब आपसे कहते हैं एक लिस्ट और बनानी है, तो लिस्ट बनाने के लिए हम लोग भैया जो है डेटा लिस्ट टैग का भी इस्तेमाल करते हैं। किस टैग का इस्तेमाल करेंगे, डेटा लिस्ट टैग का भी इस्तेमाल करेंगे। इस चीज को भी आप नहीं भूलेंगे, ये हमने क्या लिख दिया, डेटा लिस्ट। बात समझ में आ गई। तो चाहे डेटा लिस्ट बोला आपसे, चाहे ऑप्शन बोले आपसे, चाहे आप फिर सेलेक्ट बोले, तीन के तीनों आंसर आपके क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड फॉर एन एंकर टैग टू वर्क अ हाइपरलिंक। एक हाइपरलिंक के साथ आपको काम करना है, किसमें, एंकर टैग में। तो कौन से एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ती है आपको, हमने इसको पढ़ाया हुआ है। एंकर के साथ क्या लगता है, HREF लगता है, ये हम आपको बता चुके हैं। SRC किसके साथ लगेगा, SRC लगता है भैया इमेज के साथ लगता है, ठीक। और कहां लगेगा, फ्रेम के साथ लगेगा, ठीक। और कहां लगता है, तो स्क्रिप्ट के साथ लगता है, ठीक। स्क्रिप्ट के साथ साथ और कहां लगेगा, सोर्स के साथ लगेगा, सोर्स SRC, स्क्रिप्ट SRC, फ्रेम SRC, इमेज SRC। और HREF और कहां लगता है, HREF लगता है लिंक के साथ। कहां लग जाएगा बच्चों, लिंक के साथ भी लग जाता है, एंकर के साथ भी लग जाता है। ALT कहां लगता है, ALT हमने आपको बताया कहां लगेगा, इमेज में लगेगा, ठीक है सर। टाइटल कहां लगता है, तो टाइटल आप कहीं भी लगा सकते हो, फिलहाल इसको हम अधिकतर कहां यूज करते हैं, एंकर टैग में यूज करते हैं। बात समझ में आई ना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे अटेम्प्ट करिए कि आपको जो आगे बनने वाले संभावित प्रश्न है ना, उनकी संभावना भी लगभग लगभग खत्म हो जाए कि ऐसा सवाल आएंगे तो आपको कंफ्यूजन में डालेंगे, ठीक है। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की, कह रहा है कि विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ डिवीजन और सेक्शन इन एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में किसी डिवीजन को या सेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो भैया डिवीजन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आर्टिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, असाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपकी इच्छा आप उसको लगा सकते हो। लेकिन सूटेबल क्या होते हैं, तो सूटेबल आपके लिए ये डिवीजन और सेक्शन आर्टिकल वगैरह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 11वें सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। 12 की बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। बताइए इनमें से कौन सा सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो भैया सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब समझ रहे हो, वही कह रहा है एम्प्टी टैग। क्या कह रहा है ये, एम्प्टी टैग की एक तरीके से बात कर रहा है, कंटेनर नहीं। तो कंटेनर कौन है, कंटेनर से जी पैराग्राफ है, कंटेनर डिवीजन है, कंटेनर टेबल है। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग या एम्प्टी टैग कौन हो जाएगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग या एम्प्टी टैग हो जाएगा भैया इमेज टैग, क्योंकि इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। फिर कह रहा है किस टैग का इस्तेमाल हम लोग हेडिंग को डिफाइन करने के लिए करते हैं, इसको तो आप आंख बंद करके भी बता सकते हैं कि H1 और H6। सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है सर जी, H1 होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी होती है बच्चों H6। ये आपको याद रखना है, एक सवाल ये बन सकता है, ठीक। आगे बात करते हैं, कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ALT एट्रीब्यूट, पढ़ाया हुआ है अभी पढ़ाया। ALT एट्रीब्यूट अभी हमने आपको पढ़ाया, किसके लिए, अल्टरनेट टेक्स्ट को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ALT एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये भी अभी तुरंत हमने बता दिया। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूजुअल का इस्तेमाल होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलेटेड लिस्ट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, कंफ्यूज आप बिल्कुल 1% भी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि व्हाट डज द मेटा टैग डिफाइन इन एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में मेटा टैग किस लिए डिफाइन किया जाता है, बच्चा मेटा डेटा जो है उसको शो करने के लिए हम लोग मेटा टैग डिफाइन करते हैं। जैसे कैरेक्टर सेट हो गया, ऑथर हो गया, कीवर्ड हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, रिफ्रेशिंग टाइम हो गया, इन सब के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मेटा टैग का इस्तेमाल करते हैं। एक और बात कि मेटा टैग कहाँ यूज होता है, मेटा टैग आपके हेड में ही यूज होगा, इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। कह रहा है विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट की साइज को कौन सा एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है, तो भैया उसके लिए हमारे पास होता है फॉन्ट साइज, ठीक है ना। फिलहाल ये फॉन्ट साइज आपका एक एट्रीब्यूट नहीं कहलाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी बोलेंगे। और जो सही तरीका है एट्रीब्यूट की अगर बात करी है ना, तो एट्रीब्यूट के लिए हम लोग यहाँ पर
फॉन्ट टैग होता है ना, फॉन्ट टैग में हम लोग साइज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? साइज लगाते हैं। तो इस हिसाब से जो आपका ये सही आंसर हो जाएगा, वहां पर आपका फॉन्ट साइज होता है। ठीक है ना? तो अगर एट्रीब्यूट की बात करें, फिलहाल यहाँ पर ये एट्रीब्यूट नहीं कहा जाए, प्रॉपर्टी कहा जाए तो ज्यादा उचित है। ये आपकी क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टी हो जाए तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अभी हमसे कहा HTML में, तो HTML में कहा है ना, तो भैया हम लोग किस के साथ जाएंगे? तो याद रखिएगा, हम लोग जाते हैं फिर इसमें साइज के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? साइज के साथ। तो साइज एक एट्रीब्यूट है, लेकिन फॉन्ट साइज क्या है? तो फॉन्ट साइज हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, PROPERTY, प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी जो है ये कहाँ होती है? CSS में होती है। कहाँ होगी? CSS में। तो इस क्वेश्चन का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। और ये साइज एट्रीब्यूट लगता कहाँ है? साइज एट्रीब्यूट फॉन्ट टैग में लगता है। हमने यहाँ पर लिख दिया 4 जैसे लिख दिया। ठीक है ना? ये हमारा क्या हो गया? फॉन्ट साइज। और फॉन्ट ऐसे बंद करेंगे, यहाँ पर हमने A लिखा, उसके बाद फॉन्ट को हमने क्या कर दिया? फॉन्ट को हमने क्लोज कर दिया। तो इसीलिए मैं आपको लिख करके भी दिखा दे रहा हूं कि आपके माइंड में कहीं भी कंफ्यूजन न रह जाए। ये इस तरीके से होता है। ठीक है ना? तो आप इसके साथ जाइए। अगर कह देता प्रॉपर्टी कौन सी है और CSS में, तो फिर आप किसके साथ जाते? तो आप जाते फॉन्ट साइज के साथ। है ना? क्वेश्चन नंबर 17 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था और क्वेश्चन में क्या सुधार की जरूरत थी। ठीक। कह रहा है विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स टाइटल। डॉक्यूमेंट के टाइटल को कौन डिफाइन करता है? इसको आप बता सकते हैं। टाइटल कहाँ यूज होता है बच्चों? हेड में ही इस्तेमाल होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है विच टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ रो ब्रेक। एक रो ब्रेक करना है हमको, एक मतलब एक लाइन ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? BR टैग का। HR टैग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? हॉरिजॉन्टल रो के लिए करते हैं। किसके लिए करेंगे? हॉरिजॉन्टल रो के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? HR का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 20, पहले सेक्शन का पहले पार्ट का आखिरी सवाल कह रहा है कि बताइए कमेंट इंसर्ट करना है किसमें? HTML में। तो भैया किसका इस्तेमाल होगा? इसको हमने बार बार पढ़ाया हुआ है भैया, A आपका हो जाएगा। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं भैया जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में, या फिर हम C लैंग्वेज में करते हैं, या फिर C++ लैंग्वेज में करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपके इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ? JS में, CSS में और C लैंग्वेज में, हर जगह इसका इस्तेमाल मल्टी लाइन कमेंट के लिए होता है। तो ये 20 सवाल आपके किसके रहे? HTML के रहे। आइए आगे बात करते हैं 20 इंपॉर्टेंट सवाल आपके CSS के। ठीक है ना? उसमें से सबसे पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट के कलर को बदलने के लिए किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है? तो भैया हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कलर प्रॉपर्टी का। कलर प्रॉपर्टी से क्या बदल जाएगा? टेक्स्ट का कलर बदल जाएगा। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कह रहा है हाउ कैन यू मेक अ लिस्ट डिस्प्ले हॉरिजॉन्टली इन CSS। आपको क्या करना है? एक लिस्ट को डिस्प्ले करना है हॉरिजॉन्टली। ठीक है ना? तो उसके लिए हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करने का मतलब एक आइटम इधर आए, फिर अगला आइटम इधर आए, फिर अगला आइटम जस्ट बगल में आए, तो उसके लिए हमको डिस्प्ले क्या कर देना पड़ेगा? इनलाइन कर देना पड़ेगा। क्योंकि लिस्ट का जो डिस्प्ले होता है ना, वो भैया ब्लॉक होता है। क्या हो जाता है? वो ब्लॉक होता है। तो उसको हमको ब्लॉक से क्या बनाना पड़ेगा? इनलाइन बनाना पड़ेगा, तभी सारे के सारे किस में आएंगे? एक लाइन में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। कह रहा है बैकग्राउंड कलर को बदलना है, तो बैकग्राउंड कलर को बदलने के लिए किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे? तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है कौन सी प्रॉपर्टी क्या करती है? बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस सेट करती है। मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है ना, और इस कंप्यूटर में हमने एक डिवीजन बनाया, और इस डिवीजन में हमने लिख दिया, ऐसे लिख दिया CODOLOGY कोडोलॉजी वर्ड लिख दिया। अब भैया ये हमारा डिवीजन हो गया ना, तो डिवीजन से कंप्यूटर के बीच की दूरी ये मार्जिन कहलाती है, और जो डिवीजन का बॉर्डर है उससे कंटेंट के बीच की दूरी ये पैडिंग कहलाती है। इसको हमने आपको बार बार पढ़ा रखा है। तो वही कह रहा है बॉर्डर और कंटेंट, यही तो बॉर्डर है ना, और ये बॉर्डर हो गया और ये कंटेंट हो गया। इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? इसके बीच की दूरी से जी पैडिंग कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है बताइए आईडी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, मतलब किस फॉर्मेट में किया जाता है? तो भैया आईडी कैसे इस्तेमाल होती है? हैज के साथ। ये फिर क्या है सर जी? ये है क्लास। ये क्या हो जाती है? क्लास हो जाती है। और एस्ट्रिस्क, यहाँ पर एस्ट्रिस्क आपको दिख रहा है ना, एस्ट्रिस्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए। किसके लिए करेंगे? यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए किया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। बात समझ में आई? 25 सवाल हो गए। 26वें की बात करते हैं। कह रहे हैं हाउ कैन यू सेंटर अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट हॉरिजॉन्टली इन CSS में आपको एक एलिमेंट है उसको सेंटर अलाइन करना है। सेंटर अलाइन करने के लिए भैया हमारे पास होती है मार्जिन ऑटो।
आप मार्जिन ऑटो लगाइए। इसको हमने प्रैक्टिकल में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, जहां हमने आपको सीएसएस अलाइन पढ़ाई है, वहां पर हमने बताया है कि सीएसएस में इमेज को सेंटर अलाइन कैसे करोगे, डिवीजन को कैसे सेंटर अलाइन करोगे, टेक्स्ट को कैसे करते हो, हर एलिमेंट को कैसे सेंटर अलाइन करना है वो हमने आपको बता रखा है। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, मार्जिन ऑटो लगा देंगे तो आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। कह रहा है विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द सेंटर अलाइन इन सीएसएस। सेंटर अलाइन है ना, आपको क्या करना है, सेट करना है। तो सेंटर अलाइन सेट करने के लिए भैया हमारे पास टेक्स्ट अलाइन होता है, और यहाँ पर सेट द टेक्स्ट, यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख देंगे तो और बढ़िया बात बन जाएगी। सेट द टेक्स्ट सेंटर अलाइन, तो टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है तो टेक्स्ट अलाइन आप लगाइए और टेक्स्ट अलाइन में आप सेंटर दे दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि हाउ डू यू अप्लाई अ स्टाइल टू मल्टीपल क्लासेस इन सीएसएस। सीएसएस पर मल्टीपल क्लासेस अप्लाई करनी है, तो मल्टीपल क्लासेस को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डॉट साइन होता है। तो यहाँ पर देखो डॉट साइन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। ऑप्शन नंबर सी और डी तो कैंसिल हो गया क्योंकि डॉट नहीं लगा है, ए और बी में लगा है। लेकिन भैया हमको मल्टीपल अप्लाई करना है ना, तो मल्टीपल को कॉमा लगा करके अप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब, बी कट गया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया, डायरेक्टली नहीं लिख सकते, यहाँ पर देखो ध्यान से, और यहाँ पर क्या लगाया गया है, कॉमा लगाया गया, और यही कॉमा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विच सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के फॉन्ट को कौन बदलता है, तो फॉन्ट फैमिली बदलती है, ये तो आपको पता ही है, हमने पढ़ा भी रखा है। कौन कौन सा आंसर होता है भैया, सैंस सेरिफ हो गया, कर्सिव हो गया, चिलर हो गया, मोनोस्पेस हो गया, वर्दाना हो गया। ठीक है ना, ये हमारे कुछ फॉन्ट फैमिलीज हैं जिनका इस्तेमाल आप करते हो। फिर कह रहे हाउ कैन यू अप्लाई एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अभी ये हमने आपको ऊपर ही बताया कौन सा टैग होता है, कौन सा एलिमेंट होता है, लिंक टैग होता है, इसके साथ एचआरईएफ लगता है और रिलेशन लगता है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द करंट सिंटैक्स टू मेक अ लिस्ट इनसाइड आइटम इनसाइड एन ऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले एज एन स्क्वायर बुलेट। आपको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है और उसमें आपको पता है कि डिस्क होता है, डिस्क के साथ साथ सर्कल होता है, और सर्कल के बाद अगला क्या होता है, तो भैया अगला हमारे पास हो जाता है स्क्वायर। तो बताइए स्क्वायर लाना है जी, स्क्वायर लाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो भैया स्क्वायर लाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर का। किसका, लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर। 32 की बात करते हैं। कह रहा है विच सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होता है, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, शो और हाइड, दो वैल्यू होती है। पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, याद रखना है। ओपासिटी की बात आ गई सर जी, ओपासिटी ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करती है। ट्रांसपेरेंसी को कैसे देखें, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू देते हैं, किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में। डिस्प्ले की कितनी वैल्यू होती है, 4 वैल्यू होती है। कौन कौन सी होती है, इनलाइन होती है, ब्लॉक होती है, इनलाइन ब्लॉक होती है और नन होती है। तो ये भी आप याद रखेंगे, हर ऑप्शन को आप देखते चलिए और उससे संबंधित सवालों को आप निपटाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 33, विच प्रॉपर्टी इन सीएसएस इज यूज्ड टू डिफाइन द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। है ना, बॉर्डर को कौन डिफाइन करता है, तो बॉर्डर प्रॉपर्टी। और बॉर्डर प्रॉपर्टी में हम लोग 3-4 चीजें इकट्ठा दे सकते हैं, जैसे हमने कह दिया 4 पिक्सल, समझते चलिएगा बात को। 4 पिक्सल के बाद मैंने कह दिया सॉलिड, और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं ना, सॉलिड के बाद कलर लिखते हैं रेड। अब यहाँ पर ये आपको ऐसा दिख रहा होगा बस, लेकिन ये बॉर्डर प्रॉपर्टी की शॉर्ट हैंड है ना। यहाँ पर ये हमने बॉर्डर विड्थ लगाई, ये बॉर्डर स्टाइल लगाई और ये बॉर्डर कलर लगाया। ये तीन के तीनों प्रॉपर्टीज इकट्ठा मिलकर क्या बनाती है, बॉर्डर शॉर्ट हैंड बनाती है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। कह रहा है विच सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू ऐड स्पेस बिटवीन द स्क्रीन एंड द बॉर्डर ऑफ द एलिमेंट। वो हमने अभी आपको बताया है, कहाँ बताया भैया, इसे एक डिवीजन बनाइएगा ना, तो स्क्रीन और उस एलिमेंट के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, आप बताएं। है ना, कहाँ कराया ये, फटाक से देखो, देखो ये आपके सामने रहा, कहाँ चला गया, ये है। इसको क्या बताया था, इसको बताया था ना मार्जिन है, और ये क्या बताया था, पैडिंग है। तो अब आपको पास आंसर आपका आ गया होगा, अब आप फटाक से टिक मारेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा इसमें, आंसर नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना भैया, इसको मार्जिन बोलते हैं। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेंज द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट के पोजीशन को कौन बदलता है, एलिमेंट के पोजीशन को बदलने का काम कौन करेगा भैया, पोजीशन प्रॉपर्टी करती है। पोजीशन प्रॉपर्टी कितनी वैल्यू होती है, 4-5 वैल्यूज हमने आपको बता रखी हैं। ठीक, 5 वैल्यूज होती हैं। कह रहा है व्हाट डज द जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी कंट्रोल्स। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या कंट्रोल करती है, रिपीटेड सवाल है, स्टैकिंग ऑर्डर को कंट्रोल करती है। इसकी बहुत सी प्यारी सी सुंदर सी वीडियो हमने आपको बता रखी है बना के, आप जाइए और वहां पर सर्च करिए जेड इंडेक्स बाय कोडोलॉजी वर्ड, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। कैसे प्रैक्टिकली हमने आपको समझाया हुआ है।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है विच वैल्यू ऑफ द पोजीशन प्रॉपर्टी विल पोजीशन एन एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन के हिसाब से रिलेटिवली किसी चीज को पोजीशन करने का काम कौन करता है, तो भैया उसके लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, रिलेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है ना, जो किसी स्क्रीन के हिसाब से रिलेटिवली उसको क्या करती है, सेट करती है। ठीक, और हमने आपको कितनी प्रॉपर्टी बता रखी है, पोजीशन प्रॉपर्टी 5 बताई ना, 5 में से 4 आपके सामने ये रही, और पांचवी सर कौन सी है, पांचवी भैया हमारे पास हो जाती है डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी, स्टैटिक। कौन सी डिफॉल्ट वैल्यू, स्टैटिक हो जाएगी। ये 5 पोजीशन की प्रॉपर्टीज हो गई जिनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, व्हाट डज द डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी डू इन सीएसएस। जो डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी है ना, वो क्या करता है, तो वो एलिमेंट को हाइड कर देता है और रिमूव कर देता है इसके लेआउट से। यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या दिख रहा है, हाइड द एलिमेंट एंड रिमूव्स इट फ्रॉम द लेआउट। लेआउट से रिमूव भी कर देगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, कह रहे व्हाट इज द यूज ऑफ द फ्लोट प्रॉपर्टी इन सीएसएस। सीएसएस में फ्लोट प्रॉपर्टी का क्या काम है, तो भैया फ्लोट प्रॉपर्टी क्या कर देता है, ये आपका एलिमेंट है, ऐसे स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन में कोई एलिमेंट है तो उसको या तो लेफ्ट में फ्लोट कराएगा या तो राइट में फ्लोट कराएगा। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, अलाइन करता है एलिमेंट को, कहां, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 40 की बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी कंट्रोल्स द बोल्डनेस ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट की बोल्डनेस को कौन कंट्रोल करता है, फॉन्ट वेट करता है। यहां पर क्या करेगा, फॉन्ट वेट करेगा, ये आपको याद रखना। फॉन्ट साइज क्या करेगा, साइज को बताएगा, है ना। फॉन्ट स्टाइल क्या करेगा, इटैलिक वगैरह होगा तो उसको बताएगा। अच्छा, हमको अंडरलाइन करना है, सवाल आपके लिए क्या है, फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखिए इसको आप तुरंत। एक HW आप समझ के चलिए कि हमको ना अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है। टेक्स्ट को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होना चाहिए, और इसको आप कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखेंगे। ठीक है ना, आइए आगे बात करते हैं। अब बात आती है भैया, 40 सवाल हो गए, 20 सवाल HTML के, 20 सवाल CSS के। अब जो 41 से 60 सवाल होंगे वो आपके होंगे W3 CSS के होंगे। और W3 CSS की हमने एक क्लास केवल ली है, बस एक मैराथन ली है। और अगर आप वो एक मैराथन ले लेते हो तो आपको W3 CSS पढ़ने की थोड़ी सी भी आवश्यकता कहीं से भी नहीं पड़ेगी। इस बात की जिम्मेदारी हमारी है। आइए बात करते हैं पहले सवाल की, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू लिंक अ W3 CSS स्टाइल शीट। बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से समझा रखा है। आपको क्या करना पड़ेगा भैया, लिंक टैग लगाना है और वहां पर आपको W3.CSS href के साथ ऐड कर देना है। ठीक है ना, 41 नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे कह रहा है बताइए, एक एलिमेंट को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो हमारे पास कौन सा जो सटीक क्लास होगी, उस क्लास का हम लोग क्या यूज करेंगे, तो ये आपका W3 रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। कंटेनर में आपको पता है भैया कि इसमें लेफ्ट राइट पैडिंग होती है ना। कंटेंट कह रहा हूँ, सॉरी कंटेंट नहीं, कंटेनर। अभी मैंने बोला क्या और टिक कहाँ लगा रहा हूँ, क्या होता है, कंटेनर। ये आपका कंटेनर हो गया। और कंटेनर के साथ साथ एक चीज और होती है जहां पर मार्जिन भी होती है, वो होती है W3 पैनल। ठीक है ना, ये सारी बातें हमने आपको पढ़ाई हुई हैं, बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं। ये W3 पैनल और W3 कंटेनर दो चीजें होती हैं। फिलहाल इस 42 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43वें सवाल की बात करते हैं। 43वां सवाल कह रहा है व्हाट क्लास इन W3 CSS कैन बी यूज्ड टू सेंटर अलाइन टेक्स्ट। अब आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, W3 सेंटर। ठीक, लेकिन हम आपसे कहते हैं लेफ्ट अलाइन करना है तो W3 लेफ्ट नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको याद भी कराया था, W3 लेफ्ट नहीं, W3 लेफ्ट अलाइन। W3 लेफ्ट अलाइन ये आपका अलाइनमेंट के लिए होता है, और W3 राइट अलाइन होता है, W3 राइट अलाइन। चलिए हम आपको बताते हैं, W3 राइट अलाइन हो गया। आगे बात करते हैं कि W3 लेफ्ट अलाइन और W3 राइट अलाइन। लेकिन सर जी W3 लेफ्ट भी तो होता है। हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए W3 लेफ्ट भी होता है, लेकिन भैया ये अलाइनमेंट के लिए नहीं होता है। ये किसके लिए होता है, ये होता है फ्लोट के लिए। किसके लिए, फ्लोट के लिए होता है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कंफ्यूज कर देती हैं। ठीक, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, W3 सेंटर। और सेंटर में हम लोग अलाइन नहीं लगाते हैं। आगे बात करते हैं 44 नंबर, कह रहा है कि भैया प्राइमरी बटन विथ ब्लू बैकग्राउंड। ब्लू बैकग्राउंड के साथ हमको एक प्राइमरी बटन बनानी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, कह रहा है यूज फॉर अ प्राइमरी बटन विथ ब्लू बैकग्राउंड। तो उसके लिए हम लोग कौन सा कलर यूज करेंगे, W3 ब्लू। और केवल नॉर्मल हमको एक बटन बनानी है तो नॉर्मल बटन के लिए हम लोग W3 BTN का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल सही जवाब क्या हो जाएगा, W3 ब्लू हो जाएगा। बात करते हैं आगे 45 नंबर सवाल, कह रहा इन W3 CSS हाउ डू यू क्रिएट अ राउंडेड कॉर्नर। किसी एलिमेंट का कॉर्नर आपको राउंडेड करना है तो आप किस क्लास का इस्तेमाल करेंगे, तो W3 राउंड क्लास का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, कह रहा विच क्लास इन W3.CSS इज यूज्ड टू अप्लाई अ शैडो इफेक्ट।
एक शैडो इफेक्ट हमको अप्लाई करना है, तो कौन सी क्लास यूज होगी? तो भैया उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं W3 शैडो का। किसका इस्तेमाल करेंगे? W3 शैडो का। और एक बात याद रखिए, मैं आपको बता भी देता हूं थोड़ा सा, कि W3 CSS जो है भैया ना, वो एक फ्रेमवर्क है। वो क्या है? एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब कि सारी की सारी कोडिंग, सारी की सारी स्टाइलिंग ना इसमें पहले से करके रखी गई हैं। और आपको केवल इतना करना होता है कि यहाँ पर जो क्लासेस दिख रही है ना, यानी क्लासेस को आपको कॉल कर लेना है, और आप जब कॉल करोगे ना, तो उसमें जो फॉर्मेटिंग पहले से की गई है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, इसको बनाया किसने? तो इसको याद रखिएगा, W3 स्कूल्स नाम की एक संस्था है। W3 स्कूल्स, ये आपकी एक संस्था है, उसी ने इसको डेवलप किया, डिजाइन किया है। ठीक है ना? तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी है, बाकी सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो मैं बता रहा हूँ, केवल एक मैराथन वही जो हमने ली है 1 घंटे की, आप उसी को देख लीजिए, आपकी कहानी और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा इंटरेस्टिंग वे में। 47 नंबर सवाल, विच क्लास इन W3 CSS इज यूज्ड टू मेक एन एलिमेंट फिक्स्ड ऑन द स्क्रीन व्हाइल स्क्रॉलिंग? आप किसी कंटेंट को स्क्रॉल कर रहे हो, जैसे हमने एक डिवीजन बना दिया, अभी स्क्रॉल कर रहा हूं, देखो डिवीजन भी ऊपर जा रहा है ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि डिवीजन यही रहे, बाकी सब कुछ ऊपर स्क्रॉल हो जाए। तो उसके लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो भैया उसके लिए हमारे पास जो क्लास होती है वो होती है W3 पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है ना? ये आपका हो गया। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि विच क्लास इज यूज टू क्रिएट अ स्मॉल बटन? एक स्मॉल बटन बनानी है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं W3 बटन, फिर W3 स्मॉल, दो चीजें इकट्ठा, W3 बटन और फिर W3 स्मॉल। ये आपको याद रखना है, यहां पर भी क्या लगेगा? डॉट लगता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, 49 नंबर सवाल कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इन W3 CSS इज यूज टू ऐड पैडिंग अराउंड द कंटेंट? आपको पैडिंग ऐड करनी है, तो पैडिंग ऐड करने के लिए हमारे पास कौन सी क्लास हो जाती है? W3 पैडिंग क्लास हो जाती है। ठीक है ना? तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही और सटीक अच्छा सा जवाब हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाती है? W3 पैडिंग। आगे चले। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि भैया हर जगह पर यहाँ पर आपको डॉट दिख रहा है। ठीक है ना? तो ये डॉट उसका लिए नहीं है, ये डॉट ऑप्शन बनने थे ना, तो उस ऑप्शन के लिए हो गए हैं, नहीं तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर मैंने मिस्टेक से रख भी दिया है, तो ये आप इसके लिए कंफ्यूज नहीं होंगे सर, ये यहाँ पर डॉट रखा है तो डॉट के साथ इस्तेमाल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज यूज टू क्रिएट अ ग्रिड लेआउट? ग्रिड लेआउट को बनाना है, तो हमने आपको क्या बताया था? W3 कॉल है ना, ये आपका W3 कॉल हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर एक रो में कितने कॉलम होते हैं, ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है भैया, कितने कॉलम होंगे? 12 कॉलम होते हैं एक रो में। ठीक है ना? तो ये भी आपको क्या करना है? बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर आगे बात कर रहा है कि विच W3 CSS क्लास इज यूज टू क्रिएट अ नेविगेशन बार? नेविगेशन बार बनानी है, तो हमारे पास कौन सी एक क्लास होती है? तो उसके लिए हमारे पास होती है W3.nav बार। अब क्लास को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो क्लास को हम लोग डिफाइन करते हैं डॉट लगा करके, जैसे यहाँ पर W3 nav लिखा है या nav बार लिखा है ना, तो ये डिफाइन किया गया है, तो डिफाइन में डॉट लगाया गया है, ये वहां का ऑप्शन है। ठीक है ना? अब इसको कॉल करेंगे ना, जब कॉल करना आप भैया, तो इस डॉट को हटा करके कॉल करना। ठीक। अब यहाँ पर डॉट लगा भी है तो गलत कहेंगे कि गलत है, तो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब डिफाइन किया गया ना W3 स्कूल्स के द्वारा, तो क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं? क्लास को तो डॉट लगा के ही डिफाइन करते हैं ना। लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि कॉल करो आप ना, तो डॉट लगा के ना करो। कॉल करने पर हम लोग नॉर्मली ऐसे कॉल करते हैं बस। तो याद रखना, नहीं कि सर जी सब ऑप्शन में आपने लगाया हुआ है, उसके बाद कह रहे हो आप गलत भी है, तो गलत उस वे में नहीं है, क्योंकि डिफाइन किया गया तो क्लास को डॉट लगा करके ही डिफाइन करते हैं। मगर हम आपको ये समझा रहे हैं कि जब आप क्लास कॉल करोगे ना, ये आप यहाँ पर डॉट लगा करके कॉल मत करना, ऐसे जैसे मैंने लिखा रखा है ना, ऐसे कॉल कर लेना बस। आगे क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। 52 कह रहा है, हाउ डू यू क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव इमेज? एक रेस्पॉन्सिव इमेज बनानी है, तो कौन सी क्लास? W3 IMG क्लास। बस केवल W3 IMG लिख देना है, बस आपका काम बन जाएगा। 53 नंबर कह रहा है कि विच क्लास इन W3 CSS इज यूज टू मेक एन एलिमेंट इनविजिबल बट स्टिल ऑक्यूपाई स्पेस? मतलब ऐसा कि यहाँ पर हमारे पास कुछ एलिमेंट थे, एक एलिमेंट ये था, एक एलिमेंट ये था, एक एलिमेंट ये था। अब यहाँ पर हमने कुछ लिखा था ऐसे, और यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसे लिख रखा है, और यहाँ पर ऐसे हमने कुछ लिख रखा है। ठीक। अब यहाँ पर आपको करना क्या था? करना इतना था कि हमको यहाँ से इसके कंटेंट को हटाना था। अच्छा, कंटेंट हट गया, लेकिन कंटेंट हटने के बाद भी देखो ये स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है ना, ये स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इसी चीज को करने के लिए हम लोग किस क्लास का इस्तेमाल करते हैं? तो भैया उसके लिए कौन सी क्लास हो जाती है? W3 हिडन, जो कि डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी काम करती थी CSS में। ठीक है ना? वही यहाँ पर कौन सी क्लास काम करेगी? W3 हिडन। आगे कह रहा है 54 नंबर सवाल, विच W3.CSS क्लास इज यूज टू ऐड अ बॉर्डर अराउंड एन एलिमेंट? किसी एलिमेंट के चारों तरफ बॉर्डर लाना है, तो हम लोग किस क्लास का इस्तेमाल करेंगे? W3 बॉर्डर क्लास का इस्तेमाल करेंगे। बात करते हैं आगे।
हाउ कैन यू क्रिएट अ सर्कुलर इमेज, एक सर्कुलर इमेज आपको क्रिएट करनी है। तो सर्कुलर इमेज क्रिएट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सी क्लास यहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो इमेज को सर्कल करना है, पहली बात कि इमेज को सर्कल करने के लिए हम लोग W3 राउंड का इस्तेमाल तो क्यों करते हैं। जैसे ये आपके पास एक इमेज है ना, अब इमेज हमारी बन गई, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको राउंडेड करना है। तो W3 राउंड कर दो, तो ये इसका कॉर्नर कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा राउंडेड हो जाएगा, ये ऐसे इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक। अच्छा, एक चीज और कि इमेज को केवल हमको कह रहा इमेज है, उस इमेज को केवल सर्कल करना, तो यहाँ पर W3 सर्कल आप करेंगे इसको। क्या करेंगे, W3 सर्कल। और W3 सर्कल से क्या हो जाता है, W3 सर्कल से आपकी जो इमेज है ना वो इस फॉर्मेट में आ जाएगी ऐसे। यहाँ पर आपकी इमेज है ना, ये इमेज आपको फिर ऐसे दिखने लगेगी। बात समझ में आ गई ना। तो ये सर्कल हो गया और ये राउंडेड हो गया, दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलें आगे, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। कह रहा है विच W3.css क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आपको क्रिएट करना है, उसके लिए हम लोग क्या घटाते बढ़ाते हैं, W3 ओपासिटी। ठीक है ना, ओपासिटी प्रॉपर्टी भी CSS में हुआ करती थी, जिसकी वैल्यू हम लोग कहां से देते थे, 0 से लेकर के 1 के बीच में देते थे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्लास बताया है, तो क्लास कौन सी हो जाती है, W3 ओपासिटी क्लास हो गई। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। फिर कह रहा है विच क्लास इन W3 CSS इज यूज टू क्रिएट अ फुल विड्थ कंटेनर। एक फुल विड्थ कंटेनर आपको यूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास कंटेनर होता है, और ये हमने आपको बता रखा, जिसके पास लेफ्ट राइट पैडिंग होती है। ठीक। फिर बात आती है कि W3 पैनल भी होता है, W3 पैनल भी हमने आपको बता रखा, जिसके पास थोड़ा सा क्या होता है, लेफ्ट राइट 16 पिक्सल की क्या होती है, टॉप बॉटम मार्जिन, और 16 पिक्सल की लेफ्ट राइट पैडिंग, दोनों चीजें होती हैं पैनल के पास, और कंटेनर के पास केवल लेफ्ट राइट पैडिंग होती है बस। आगे बात करते हैं। कह रहा है विच क्लास इन W3 CSS इज यूज टू क्रिएट अ ग्रिड विथ मल्टीपल रोज। मल्टीपल रोज के साथ आपको ग्रिड बनानी है, तो ग्रिड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, W3 रो का इस्तेमाल करते हैं। और ये रो कहाँ इस्तेमाल होगी, ये रो होती है W3 कॉल में इस्तेमाल, W3 कॉल में ये आपका यूज हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि कौन सी क्लास है जिसका इस्तेमाल हम लोग फिक्स्ड विड्थ बटन बनाने के लिए करते हैं। तो बटन को बनाने के लिए हम लोग भैया यहाँ पर किस जो क्लास का इस्तेमाल, पहली बात तो ये समझ लो कि बटन केवल बटन बनानी है, तो बटन बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, BTN का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अभी बटन आपको छोटी बनानी है, तो बटन बटन को छोटी बनाने के लिए हम लोग स्मॉल कर देंगे। ठीक। तो यहाँ पर आपके पास फिक्स विड्थ की बटन बनानी है, तो आप किसका इस्तेमाल करिए, W3 BTN का ही इस्तेमाल करिए, जिससे आपकी क्या हो जाती है, एक बढ़िया फिक्स्ड विड्थ की बटन बन जाती है, और ऑटोमेटिकली ये सब चीज डिफाइन होती है। ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, डिफाइन होती है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। 59 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, C। इतना समझ के चलो, एक सिंपल बटन बनानी है, फिक्स्ड कार्ड भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक बटन बनानी है, बताओ किसका इस्तेमाल करोगे, W3 BTN का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 हमसे कह रहा है कि किस क्लास का इस्तेमाल हम लोग ट्रांसपेरेंट हेडर बनाने के लिए करते हैं। तो भैया ट्रांसपेरेंट हेडर के लिए भी हम लोग W3 ओपासिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, केवल ओपासिटी इस्तेमाल करिएगा, वो ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करेगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। तो 20 हमने क्या देखे, HTML के क्वेश्चन देखे, HTML के बाद फिर हमने CSS के क्वेश्चन देखे, फिर CSS के बाद हमने W3 CSS के देखे। अब बात किसकी आती है, अब बात आ जाती है एंगुलर JS और JS की। ठीक है ना, उसमें सबसे पहली बात क्या आएगी, जावास्क्रिप्ट की। तो बताइए, कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग डेटा को कंसोल करने के लिए करते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग आपके पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल कीजिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल करो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी आप क्या कर सकते हो, डेटा को प्रिंट करा सकते हो। फिर कह रहा है बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन। इनमें से जावास्क्रिप्ट का वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन कौन है। तो भैया पहला वाला गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही है, 1 से हो रही है। दूसरा वाला सही हो सकता है, तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ A-B या फिर A-B, और ये आपके वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सही तरीका नहीं है। ठीक। और कॉन्स्ट 1B भी गलत हो गया, क्योंकि शुरुआत इसकी भी 1 से हो रही है। तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है ये आपका डबल इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, ये आपकी वैल्यू को चेक करेगा। ये हमने आपको पढ़ा रखा है कि भैया सिंगल इक्वल, डबल इक्वल और 1 2 3 ट्रिपल इक्वल। तो ये असाइन करता है, ये वैल्यू कंपेयर करता है, और ये वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी कंपेयर करता है। तो बताइए सही से क्या हो जाएगा, कंपेयर टू वैल्यूज, कहीं दिख रहा है, हाँ, कंपेयर टू वैल्यूज फॉर इक्वलिटी विथ टाइप, क्या है, कहां गया, ये है कंपेयर टू वैल्यूज फॉर इक्वलिटी विथ टाइप कंसर्शन। ये टाइप यहां पर नहीं भैया, केवल क्या करेगा, ये टू वैल्यूज क्लिक करेगा बस। यहां पर ये इतना देखो,
बस कंपेयर क्या करेगा, टू वैल्यूज को कंपेयर करेगा। लेकिन जैसे ही हम कह दें कि यहाँ पर ट्रिपल इक्वल है तो ये वैल्यू और टाइप दोनों करेगा, है ना, वैल्यू एंड टाइप बोथ। ठीक, ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है कि विच फंक्शन इज यूज्ड टू पार्स अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न एन इंटीजर इन जावास्क्रिप्ट। तो इसके लिए भैया हमको पता है स्ट्रिंग को लेगा और स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, इंट में कन्वर्ट कर देगा। इसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किए थे, पार्स इंट फंक्शन इस्तेमाल किए थे क्या? तो हाँ जी सर, बिल्कुल हम लोगों ने इसके लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया था, पार्स इंट फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर देखो कह रहा है कंसोल डॉट लॉग 2+2। अब ये हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, हाँ जी सर, और ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। और इंटीजर और स्ट्रिंग मिलकर के क्या लौटाते हैं, स्ट्रिंग ही लौटाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2+2 बराबर 22 आ जाएगा, क्योंकि 2 में 2 चिपक जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 66 कह रहा है कि बताओ विच इवेंट इज यूज टू हैंडल अ बटन। जब बटन पर क्लिक करते हो ना तो कौन सा इवेंट कॉल करता है, कौन सा इवेंट काम करेगा? तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाता है भैया, ऑन क्लिक इवेंट। कौन सा हो जाएगा, ऑन क्लिक इवेंट। 67 कह रहा है हाउ कैन यू ऐड अ कमेंट इन जावास्क्रिप्ट। बताया हुआ है भाई, ये है आपके पास जावास्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट को लिखने का तरीका। समझ में आ गई बात ना? ये सिंगल लाइन कमेंट आप ऐसे लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बात करते हैं। ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, ठीक है ना। ये मल्टी लाइन कमेंट होता है किसके लिए, सीएसएस के लिए। और किसके लिए, आपके जेएस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये किसके लिए है, ये आपका एचटीएमएल के लिए है। ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। और ए को भी याद रखेंगे, मल्टी लाइन कमेंट के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ए का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आगे कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू एरे। एक नई एरे बनानी है, तो नई एरे को बनाने के लिए हमारे पास कौन सा तरीका होता है, न्यू कीवर्ड लगाते हैं। कौन सा कीवर्ड लगाएंगे, न्यू कीवर्ड। और यहाँ पर एरे बनाना है, एरे लिखो। सेट बनाना है, सेट लिखो। ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट लिखो। स्ट्रिंग बनानी है तो क्या लिखो आप, स्ट्रिंग लिख दो। ठीक है ना, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। किसी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास होता है टू लोअर केस। याद रखना, यहाँ पर ये एल कैपिटल होगा और सी कैपिटल होगा। क्यों, क्योंकि सर जो जावास्क्रिप्ट है ना वो कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। दिस कीवर्ड क्या करता है, तो दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। किसको, करंट ऑब्जेक्ट को रिफर कौन करता है, दिस कीवर्ड रिफर करता है। बात समझ में आई। 71 नंबर कह रहा है विच मेथड इज यूज टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट। बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है, पॉप। कौन, पॉप। ठीक है ना। कह रहा है विच ऑफ द व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड आउटपुट कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पर लगाया हुआ है फॉल्स। ठीक है ना, तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखो ध्यान से देखो क्या लगा हुआ है, यहाँ पर आपके पास ये एक चीज लगी हुई है। ठीक है ना, इसको हम लोग नॉट बोलते हैं, एक है बस, ये नॉट होगा। तो ये नॉट क्या करता है, इसकी अपोजिट वैल्यू दे देगा। तो फॉल्स की अपोजिट क्या हो जाती है भैया, फॉल्स की अपोजिट आपके पास ट्रू हो जाएगी। ठीक है ना, याद रखना ये हमारे पास नॉट होता है। याद याद है कि नहीं, ये हमारे पास क्या है, एंड है। और ये कौन सा ऑपरेटर है, और। मैं लिख भी दे रहा हूं, ये नॉट हो गया, ये हमारे पास एंड हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, और ऑपरेटर हो गया। ठीक है ना, सबके बारे में बताया। ये ट्रू को फॉल्स कर देता है या फॉल्स को ट्रू। इसमें क्या है, अगर एक भी कंडीशन आपकी गलत है तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। और दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ट्रू आएगा। इसमें क्या है, एक भी कंडीशन सही है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। ठीक है ना। 73 नंबर विच मेथड इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ एन एरे। किसी एरे में आपको बिगिनिंग में एक एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अनशिफ्ट करते हैं। अच्छा, बिगिनिंग से यहां पर दिखा दिखा भी दे रहा हूं, एकदम अच्छे से समझो भैया। बिगिनिंग में एक एलिमेंट लगाना है, एक एलिमेंट लगाना है, तो लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनशिफ्ट करते हैं। लगाने के लिए क्या करेंगे, अनशिफ्ट करेंगे। हटाना है, हटाने के लिए क्या करेंगे, हटाने के लिए शिफ्ट करते हैं। हटाने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट। अच्छा, एंड में एक एलिमेंट लगाना है तो अपेंड करेंगे। क्या करेंगे, अपेंड करेंगे या ऐड करेंगे, आप कह दो ऐड या अपेंड। ठीक। अच्छा, एक एलिमेंट अंत से हटाना है तो हम लोग उसके लिए पॉप करते हैं। क्या करते हैं, पॉप करते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर कह रहा है विच व्हाट डज द टाइप ऑफ ऑपरेटर डू इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑफ क्या करता है, तो भैया टाइप ऑफ, टाइप को चेक करेगा, जाहिर सी बात है। रिटर्न करेगा डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, ये वेरिएबल के डेटा टाइप को रिटर्न करता है। फिर कह रहा है व्हाट इज अ क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में क्लोजर क्या होता है, तो क्लोजर एक फंक्शन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब।
विद इन अनदर फंक्शन दैट कैन एक्सेस द आउटर फंक्शंस वेरिएबल, ये क्लोजर होता है, ठीक है ना। एक फंक्शन होता है जो अपने अंदर एक और जो और फंक्शन है ना उसके वेरिएबल को क्या कर लेता है, ये कॉल कर लेता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। 76 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टॉप द प्रोपेगेशन ऑफ एन इवेंट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में किसी प्रोपेगेशन को हमको स्टॉप करना है तो स्टॉप प्रोपेगेशन हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 77 कह रहा है हाउ डू यू डिफाइन अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को डिफाइन करना है, हम लोग कौन सा कीवर्ड लगाते हैं, फंक्शन कीवर्ड लगाते हैं। डेफ कीवर्ड कहाँ लगता है भैया, डेफ कीवर्ड पाइथन में लगता है। कहाँ लगेगा, पाइथन में लगता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कौन सा कीवर्ड होगा, फंक्शन कीवर्ड होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, बताएंगे क्या भैया। हमारे पास होता है ए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सुधारना चाहूंगा, क्योंकि भैया ये भी ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है ना। मैं आपके इस क्वेश्चन को सुधारना कैसे चाहूंगा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट एन, नहीं अ न्यू ऑब्जेक्ट। एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है। आप बताओ नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, तब आप कहो कि न्यू ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जैसे न्यू एरे हमने कहा था, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर अपने लैंग्वेज से भटक गया था। आगे बात करते हैं। 79 कह रहा है व्हाट विल बी कंसोल डॉट लॉग आउटपुट। अब ये तो बताया भाई, इंट में स्ट्रिंग जोड़ो तो स्ट्रिंग आएगी। क्या हो जाएगा 510, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट कोड असिंक्रोनसली इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास सेट इंटरवल भी होता है, सेट टाइम आउट भी होता है और प्रॉमिस भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। आगे बात करते हैं। ये हमारे पास क्या रहे, 80 सवाल रहे और 80 सवाल आपने 4 टॉपिक से देखे, ठीक है ना। अब आगे बात आती है किसकी, एंगुलर जीएस की बात आती है, जहां पर 20 सवाल एंगुलर जीएस के हम लोग करेंगे और ये आपके 100 क्वेश्चंस की एक बेहतरीन श्रृंखला, एक बेहतरीन सेशन आपका फिर समाप्त होगा, ठीक है ना। कह रहा व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंगुलर जीएस। एंगुलर जीएस का पर्पज क्या है, एंगुलर जीएस का पर्पज भैया डायनेमिक वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए, हाँ एसपीए सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एंगुलर जीएस का इस्तेमाल करते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये किस बेसिस पे काम करता है, एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर बेसिस पे काम करता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। फिर कह रहा है टू हैंडल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। हाँ जी, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को भी क्या करता है, हैंडल करता है। और टू मैनिपुलेट द डॉम, डॉम का मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को मैनिपुलेट कर पाता है, बिल्कुल जी कर पाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। कह रहा विच डायरेक्टिव इन एंगुलर जीएस इज यूज्ड टू बाइंड एन एचटीएमएल एलिमेंट टू एन एंगुलर जीएस एक्सप्रेशन। किसी एंगुलर जीएस एक्सप्रेशन को क्या करता है, एचटीएमएल के डेटा से बाइंड करने का काम कौन करता है, एनजी बाइंड करता है। जब हमने आपको पढ़ाया था तो आपने देखा भी था कि सर स्पैन टैग से आप कैसे किसी एक्सप्रेशन के आंसर को बाइंड कर रहे थे, है ना, याद होगा आपको। एनजी मॉडल, एनजी मॉडल कहाँ लगाया था, एनजी मॉडल हमने देखो बॉडी में भी लगा के आपको दिखाया था, बॉडी में कैसे काम करता है लग के, एचटीएमएल में भी लगा के दिखाया था। और हमने कहा था कि आपको यहाँ पर नहीं लगाना है तो आप सिंपल तरीके से किसी डिवीजन को ले लो, वहां पर लगा दो आप, ठीक है ना। तो ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है। आगे बात करते कह रहा है इन एंगुलर जीएस व्हाट डज द एनजी ऐप डायरेक्टिव। एनजी ऐप डायरेक्टिव क्या होती है, एनजी ऐप कहाँ लगाया था, तो एनजी ऐप को, एक मिनट सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हुई भाई, एनजी ऐप ही था। अब आप थोड़ा सा चीजों को याद रखेंगे। यहाँ पर एनजी ऐप ही था, एनजी ऐप को हमने कहाँ कहाँ लगाया था, एनजी ऐप को हमने बॉडी में लगाया था, ठीक। आप बॉडी में लगा दो और बॉडी में लगाने के बाद ही आपका तुरंत क्या बन जाता है, वो पूरा का पूरा पेज आपका एक एप्लीकेशन की तरह काम करने लग जाता है। चाहे आप बॉडी में लगाओ चाहे आप कहाँ लगा दो, एचटीएमएल में लगा दो कंफ्यूजन हो तो, या फिर आप अगर डिवीजन पे काम कर रहे हो ना तो आप उस डिवीजन पे लगाओ, तो ये आपका वहां पर ऐसे हो जाएगा। हाँ मॉडल की बात आई सर जी, मॉडल भी आपने अभी कहा ना कि मॉडल भी लगाया था, तो अब आप देख लो कि मॉडल हमने कहाँ लगाया था, थोड़ा सा चीज को सुधारिएगा। मॉडल भैया हमने लगाया हुआ था इनपुट फील्ड पर, कहाँ लगाया था, इनपुट फील्ड पर लगाया था। इनपुट फील्ड या फिर सेलेक्ट में हमने लगाया रखा था, सेलेक्ट या फिर टेक्स्ट एरिया में हमने लगाया हुआ था। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए और उसको अपने वेब पेज से जोड़ने के लिए हम लोग एनजी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। और ये आपका एनजी ऐप कहाँ लगा था, चाहे बॉडी में लगा दो चाहे डिवीजन में लगा दो चाहे एचटीएमएल में लगा दो। और एनजी बाइंड कहाँ लगाया गया था, तो एनजी बाइंड हमने अभी तक फिलहाल कहाँ लगाया है, स्पैन टैग में लगाया था, जब आप किसी रिजल्ट को आउटपुट के फॉर्मेट में दिखाने के लिए यूज कर रहे थे तो, ठीक है ना। तीन के तीनों चीजें आप क्लियर कर लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक।
तो बस यहाँ पर एनजी ऐप की बात आई, तो हमको क्या करना था, अपने वेब पेज को डिफाइन करना था एप्लीकेशन के फॉर्मेट में। तो वही कह रहा है इनिशियलाइज एन एंगुलर जीएस एप्लीकेशन, किसी एंगुलर जीएस की एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने के लिए। और इनिशियलाइज आप कहाँ करते हो, चाहे एचटीएमएल में करो, चाहे बॉडी में करो, नहीं कर रहे हो कहीं पर तो आप डिवीजन में भी कर सकते हो। अब बात समझ में आ गई ना, तीनों बातें क्लियर हो गई। तो ये तीन के तीनों बातें आपको क्लियर रखनी है। 42 और 43 क्वेश्चन को हमने एक बार फिर से क्या कर दिया, क्लेरिफाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 84, अरे 82 और 83 था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है विच एंगुलर जीएस डायरेक्टिव इज यूज्ड टू रिपीट। ये तो पढ़ाया हुआ है, एनजी रिपीट कहीं दिख रहा है क्या? हाँ जी एनजी रिपीट दिख रहा है, बस सही जवाब हो जाएगा। एनजी रिपीट और एनजी इनिशियल। एनजी इनिशियल हमने आपको ये 4-5 चीजें पढ़ाई थी, याद रखना। एनजी ऐप पढ़ाया हुआ है हमने आपको, एनजी ऐप। पहले कहाँ, एचटीएमएल में या बॉडी में या डिवीजन में लगाओ। एनजी मॉडल, एनजी मॉडल कहाँ लगाना था सर जी? एनजी मॉडल लगाना था किसी इनपुट फील्ड में, है ना, या इनपुट लेने वाले टैग में। फिर एनजी मॉडल के बाद एनजी बाइंड। एनजी बाइंड हमने कहाँ लगाया था, जहां से जिससे आपके डाटा को बाइंड करके आपको स्टोर करना है वेब पेज में, जैसे स्पैन हमने कह दिया। एनजी इनिशियल, एनजी इनिशियल का करता था, तो एनजी इनिशियल उसी एनजी ऐप के बगल में लगता था, INIT, है ना, जो कि वैल्यू को इनिशियलाइज करता था। एनजी रिपीट कहाँ लगता था? एनजी रिपीट सर जी LI में लगता था या यूएल ओएल में लगता था। एनजी रिपीट, ये आपके पास इतनी सारी डायरेक्टिव्स थी जिनका इस्तेमाल आप करते थे। हमारे पास 5 डायरेक्टिव हो गई, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि व्हाट इज अ मॉडल इन एंगुलर जीएस। एंगुलर जीएस मॉडल क्या है? मॉडल हमने आपको बताया था कि मॉडल व्यू कंट्रोलर बताया था ना, तो एक कंटेनर है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ एंगुलर जीएस, अ कंटेनर फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एंगुलर जीएस एप्लीकेशन, ठीक है ना, एक प्रकार का कंटेनर है। 86, 86 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनजी कंट्रोलर डायरेक्टिव इन एंगुलर जीएस। एंगुलर जीएस में एनजी कंट्रोलर क्या काम करता है और इसका क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। तो भैया एनजी कंट्रोलर क्या करेगा, टू डिफाइन अ कंट्रोलर फॉर एन एचटीएमएल एलिमेंट, एक कंट्रोलर को डिफाइन करता है किसके लिए, एचटीएमएल एलिमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 86 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट अ टू वे डेटा बाइंडिंग। टू वे डेटा बाइंडिंग करने के लिए हमारे पास कौन सा जो एंगुलर जीएस है वो यूज होता है, तो एनजी मॉडल का भी हम लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और केवल वन वे करना है तो वन वे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनजी बाइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे कहा है कि हाउ डू यू डिफाइन अ कंट्रोलर इन एंगुलर जीएस। आप एंगुलर जीएस में किसी कंट्रोलर को कैसे डिफाइन करोगे, तो उसके लिए हमारे पास होता है एंगुलर डॉट मॉड्यूल डॉट कंट्रोलर। ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। कह रहा है विच एंगुलर जीएस सर्विस इज यूज्ड फॉर मेकिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट। एचटीटीपी रिक्वेस्ट को मेंटेन करने के लिए हम लोग किस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, तो $HTTP, $HTTP का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि इन एंगुलर जीएस विच स्कोप इज यूज्ड टू कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट बिटवीन अ कंट्रोलर एंड व्यू। व्यू और कंट्रोलर हमने बताया था ना, MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल और व्यू और कंट्रोलर ये इनके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए विच स्कोप, किस स्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारे पास होता है $स्कोप, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन एन एंगुलर जीएस एक्सप्रेशन। एंगुलर जीएस एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए हमने आपको याद कराया था कि आपको डबल कर्ली ब्रैकेट याद कर लेना है। और यहाँ पर जैसे आप कोई भी एक्सप्रेशन दे रहे हो, हमने कहा 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3, आंसर क्या आएगा, पहले ये सॉल्व होगा, तो 5 दूनी 10 प्लस 3, आंसर कितना जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 13, है ना। तो ये इस फॉर्मेट में क्या हो जाता था, एग्जीक्यूट हो जाता था, ठीक है ना। तो अभी आप जैसे इसको लिखोगे एचटीएमएल में लिखोगे तो ये पूरा हूबहू ऐसे का ऐसे आ जाएगा, लेकिन एंगुलर जीएस में लिखोगे ना, तो एंगुलर जीएस में ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी और इसका आंसर 13 देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंगुलर जीएस फिल्टर। एंगुलर जीएस फिल्टर का पर्पज क्या है, तो भैया एंगुलर जीएस पर्पज का जो फिल्टर है वो होता है कि टू फॉर्मेट द डेटा डिस्प्लेड इन व्यूज। ये आपका डेटा को फॉर्मेट करता है, फिल्टर करता है किसके हिसाब से, व्यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कि आपको क्या चीज दिखनी है क्या नहीं दिखनी है, ठीक है ना। जैसे आपने कह दिया कि भाई हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं, अब इसमें हमको जो बूलियन डेटाज हैं केवल उनको फिल्टर करके दिखाओ, तो फिर ये बूलियन डेटाज को फिल्टर कर देगा, बाकी फिर आपको उसी हिसाब से आउटपुट देगा, ठीक है ना। तो आपके व्यूज को मैनेज करता है कि आप जो देखना चाहते हो ना, वो किस फॉर्मेट में देखना चाहते हो, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को फॉर्मेट करके आपको देंगे।
क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू क्रिएट अ कस्टम डायरेक्टिव। एक कस्टम डायरेक्टिव का मतलब अपने आप आपने कोई डायरेक्टिव बनाई हुई है तो आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे उसमें। तो उसके लिए हम लोग भैया इस्तेमाल करते हैं ऐप डॉट डायरेक्टिव, फिर उसके बाद डायरेक्टिव का नाम लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फंक्शन लिखेंगे और उसके बाद फंक्शन की बॉडी आपकी ये हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है व्हाट इज द एनजी मॉडल यूज्ड फॉर इन एंगुलर जेएस। एनजी मॉडल हमने आपको बता रखा है, एनजी मॉडल क्या होता है, एनजी बाइंड क्या होता है। ये क्या करता है, डेटा को बाइंड करता है किसके थ्रू, तो HTML जो टैग होता है और आपका जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल होता है। टैग में हमने आपको बताया था क्या क्या लगता है, तो टैग में आप इनपुट ले सकते हो, टैग में आप सिलेक्ट ले सकते हो, टैग में आप टेक्स्ट एरिया ले सकते हो। तो आप ऐसे टैग जो लेते हो ना जिनसे आप इनपुट ऐड कर सको, यूजर द्वारा इनपुट दे सको, तो उसको ये कहाँ लाके ऐड करेगा, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में ऐड करेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है इन एंगुलर जेएस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंजेक्ट अ सर्विस इनटू अ कंट्रोलर। किसी कंट्रोलर में कोई सर्विस इंजेक्ट करनी है ना, तो आप क्या करोगे, किस फंक्शन का या किस मेथड का इस्तेमाल यहां पर करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही जवाब है वो कह रहा है डिपेंडेंसी इंजेक्ट सिंटैक्स। ये आप इनमें से किसी का नहीं, वो किस पर डिपेंड करेगा, इंजेक्शन सिंटैक्स पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो इनमें से अभी किसी का इस्तेमाल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी 95 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगुलर जेएस सर्विस इज यूज्ड टू हैंडल रूट्स इन अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। हमने आपको बताया ना एंगुलर जेएस क्या करता है, एसपीए बनाता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है। तो उसी के लिए कह रहा है कि हैंडल कौन करता है रूट्स को, तो ये हमारे पास रूट प्रोवाइडर होता है, रूट प्रोवाइडर्स को हैंडल करने का काम करेगा। फिर कह रहा है व्हाट डज एनजी इन INIT, पढ़ाया तो है इनिशियल, क्या करेंगे, एनजी मॉडल जहां लिखते हो आप ना, सॉरी एनजी ऐप जहां लिखते हो ना, उसी एनजी ऐप के बगलिए में इसको क्या करना पड़ता है, हमको इनिशियलाइज करना पड़ता है, एनजी ऐप के बगल में ही, है ना। डाटा को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनजी इनिशियल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज डाटा विद इन द व्यू। आप ऐप के साथ ही क्या करोगे, इसको इनिशियलाइज कर दोगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि हाउ डू यू मेक एन एंगुलर जेएस सर्विस अवेलेबल फॉर यूज अक्रॉस मल्टीपल कंट्रोलर्स। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने दिया हुआ है और 98 का सही जवाब ऑप्शन नंबर कहा गया, बाई पासिंग इट्स एज अ पैरामीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर सी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 98 का आंसर नंबर सी। 99 कह रहा है व्हाट डज डॉट डाइजेस्ट डू इन एंगुलर जेएस। तो जो डाइजेस्ट डॉलर साइन के साथ डाइजेस्ट दिया हुआ है, तो ये डाइजेस्ट काम क्या करता है भैया, ये मैनुअली ट्रिगर करेगा एक डाइजेस्ट साइकिल को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैनुअली ट्रिगर्स अ डाइजेस्ट साइकिल। 99 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है विच डायरेक्टिव इन एंगुलर जेएस इज यूज्ड टू डिस्प्ले एन एलिमेंट ओनली इफ अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन की बात कर रहा है ना, अगर कंडीशन ट्रू है तो एनजी इफ, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एनजी एल्स वगैरह होता है। फिलहाल यहाँ पर ट्रू की बात कर रहा है, तो ट्रू के हिसाब से हमारे पास सही जवाब क्या हो जाएगा, एनजी इफ क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एंगुलर जेएस के हमारे जो 20 सवाल इंपॉर्टेंट रहे, तो 20 सवाल हमने कितने आधार पर कराए, 5 टॉपिक के आधार पर कराए, और इस तरीके से हमने कितने सवाल आज की क्लास में पूरे किए, 100 सवाल पूरे कर लिए। तो अभी तक आपने ये 100 सवाल देखे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप एक लाइक तो जरूर करेंगे, और लाइक करना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इस वीडियो को उसके पास जरूर शेयर करिएगा जो M2R5 की तैयारी कर रहा है और जिसका एग्जाम इस जनवरी महीने में है। ठीक है ना। तो जाते जाते एक और बात कि आपको एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना है और बताना है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी। क्या ऐसी ही लंबी क्लासेस हम लोग लेकर के आते रहे 100 क्वेश्चन की, या जो अपनी 25 या 50 की श्रृंखला चल रही थी उसी को कंटिन्यू किया जाए। तो आप इस चीज का सजेशन हमको कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अब हम लोग लेते हैं विदा, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।